नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम पूरी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं रुबिका लियाकत और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा। नमस्कार। बारामूला में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। बीएसएफ का जवान शहीद हो गया एक और मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कैंप में घुसने के इरादे से बीती रात 10 बजे आतंकियों ने बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया। सेना के कैंप के अलावा आतंकियों ने बीएसएफ की पिकेट पर ग्रेनेड भी फेंका। हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। जांबाजपुरा का ये स्टेडियम है, इसी स्टेडियम को क्रॉस करके ये मिलिटेंट्स जो है यह इस तरफ आए और इस कैंप पर हमला किया बैक साइड से, जहां उन्होंने कोशिश की कि इस कैंप के अंदर घुसें, लेकिन जो सतर्क जवान थे उन्हें रोक दिया और 2 घंटे तक फायरिंग चलने के बाद वो मिलिटेंट्स शायद इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि फरार हुए। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कोई बधाई के पास ये रात के समय में मिलिटेंटों ने कोशिश की थी आर्मी के और बीएसएफ के कैंप पे अंदर घुसने की, लेकिन बीएसएफ के पोस्ट पे उनने हमला बोल दिया। उसके बाद आर्मी और बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे के नतीजे में मिलिटेंट भाग गए। 18 सितंबर को उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 19 जवान शहीद, 4 आतंकी मारे गए। 10 सितंबर को पुंछ में करीब 60 घंटों तक चले एनकाउंटर में लश्कर के 4 आतंकी मारे गए, 1 पुलिस कांस्टेबल शहीद। 9 सितंबर को पुलवामा में आतंकियों का सीआरपीएफ कैंप पर हमला, जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी फरार हो गए। 19 अगस्त को कुपवाड़ा में बीएसएफ की चौकी पर हमला, 3 जवान घायल हुए। 15 अगस्त को श्रीनगर के नौहटा चौक पर आतंकी हमला, बीएसएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद, 2 आतंकी ढेर हुए। इसके अलावा गुरदासपुर में भी बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। रात 1:30 बजे घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस भाग गए। बारामूला के अलावा पंजाब के गुरदासपुर में भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। बीएसएफ ने गुरदासपुर में भी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। गुरदासपुर में बीती रात 1:30 बजे बीएसएफ को पोस्ट चक्री के पास संदिग्ध हलचल दिखी। बीएसएफ ने अपने हाईटेक डिवाइस की मदद से करीब 8 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा। फायरिंग की गई तो सभी आतंकी वापस भाग गए। 9 बंदे थे, इनके सामने से जो बंदे आए थे 9 बंदे पाकिस्तान। उसमें गोलीबारी किसने की? गोलीबारी इंडिया वाला ने किया जब वो भागे। अभी बात है। हाँ, जब रात को अफसर आए सारे अफसर यहीं रात भर इधर ही रहते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह 11 बजे फायरिंग शुरू हुई और मोर्टार भी दागे गए। भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, आज सुबह 11 बजे से पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस सेक्टर में छम सेक्टर में जो है लगातार फायरिंग जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे फायरिंग की गई। पिछले 2 दिनों में 3 बार पाकिस्तान ने इसी सेक्टर में जो है सीज फायर वायलेशन किया है। ये सेक्टर जो है अपने आप में छम सेक्टर का प्लान वाला ये इलाका है और ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का इलाका है। 1 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अखनूर में सीज फायर तोड़ा, लगातार फायरिंग की गई। 20 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से उरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 29 सितंबर को भी जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। 28 और 29 सितंबर की रात सेना ने एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के 8 लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था। इस हमले में करीब 50 आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के हालात पर आज एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को बीते 24 घंटे का अपडेट दिया। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की। इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एनएसए अजीत डोभाल और बीएसएफ के डीजी से बात कर जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी ली। हमारे एक जवान शहीद हो गए बीएसएफ का, बहुत ही ये दुख की बात है, लेकिन हमारा फोर्सेस का मनोबल में कमी नहीं आएगी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद होशो हवास उसके गुम है, तो एकाग लोग जो उसके बचे खुचे भारत की सीमा में प्रवेश किए हुए हैं, वो एकाग घटना करना चाहते थे। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने करारा जवाब दिया
आज पाकिस्तान को उरी के हमले के बाद डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई ऑपरेशन हुआ है उसका हम समर्थन करते हैं और अल्टीमेटली वार्ता के जरिए ही ये चीज़ें सुलझानी है। युद्ध अब नए ज़माने में किसी समस्या के हल नहीं हो सकते। अब ये बड़ी अच्छी बात है, मुबारक की बात है कि हमारे लोग पूरे अलर्ट थे, खबरदार थे और नुकसान ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि ये पहली और आखिरी कोशिश नहीं है। देखिए, इस तरह के अटैक होने की पहले से संभावना थी और पाकिस्तान ने कहा था कि वो इसका बदला लेगा। खासतौर से हाफिज सईद के जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साल जुलाई तक करीब 26 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 2015 में पाकिस्तान की तरफ से 405 बार सीज फायर उल्लंघन किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने अब बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान रेंजर्स की ड्रेस में सेना के जवान तैनात किए। उधर समंदर में 2 संदिग्ध नाव देखी गई हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर ने गुजरात सहित सभी कोस्टल राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। मल्टी एजेंसी सेंटर के अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कराची से निकली 2 संदिग्ध बोट गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जामनगर के पास समुद्र से लौटे मछुआरों ने इसकी जानकारी दी है। मल्टी एजेंसी सेंटर ने यह अलर्ट जारी किया है कि उन्हें 2 संदिग्ध बोट गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे गई हैं। फिलहाल जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नेवी और कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं वो समंदर में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास जितने भी जो बोट्स हैं, मछुआरों की बोट है, उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर गए हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर ने दोनों बोट की लंबाई चौड़ाई की भी सूचना जारी की है। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र तटीय इलाकों में इस बोट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कोस्ट गार्ड और नेवी के शिप से ये कहा गया है कि इस बोट के लोकेशन का पता लगाएं। पंजाब के पठानकोट में बीएसएफ को संदिग्ध कबूतर मिला है। कबूतर पाकिस्तान से आया है। इसके पास से उर्दू में चिट्ठी मिली है। इसके अलावा कल पंजाब के कई गांवों में गुब्बारे मिले थे। गुब्बारों पर उर्दू में लिखे हुए पर्चे चिपके हुए थे। कबूतर के पास से मिली उर्दू में लिखी हुई चिट्ठी में पीएम मोदी को संबोधित किया है। चिट्ठी में लिखा है कि मोदी जी, हमें 1971 के वक्त का मत समझिए। अब हर बच्चा भारत के खिलाफ लड़ने को तैयार है। कल गुब्बारों पर मिले पर्चों में लिखा गया था कि मोदी जी, अयूबी की तलवारें हमारे पास अभी भी हैं, बदला लेंगे। कल गुजरात कोस्ट से एक संदिग्ध नाव पकड़ी भी गई थी। नाव के चालक दल के 9 सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर राजनाथ सिंह लेह लद्दाख में अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह कई डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। लद्दाख और लेह में यहाँ के सारे डेलीगेशन से हम लोग मिलेंगे और लद्दाख और लेह के हालात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह 6 अक्टूबर को जैसलमेर जाएंगे। सीमा के हालात का जायजा लेंगे। 7 अक्टूबर को बॉर्डर वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह 4 अक्टूबर को कारगिल जाएंगे। पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर सलमान को नाना पाटेकर ने करारा जवाब दिया है। नाना पाटेकर ने कहा, मेरे लिए मेरा देश पहले है, बाकी सब बाद में। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। या हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में। सलमान खान के बयान पर उनके पिता सलीम खान जवाब देने से बचते दिखे। सलीम साहब, सिर्फ एक बात करनी है, बारामूला में आज अटैक हुआ है, दूसरा अटैक हुआ है, इसीलिए आपसे सिर्फ उसके बारे में, इसी में सिर्फ उनको मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना जानना है आपसे, क्या अभी भी अप्रोच किया जाए कि ये जो बार-बार अटैक हो रहे हैं? नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, अभी भी बार-बार अप्रोच करना जरूरी है क्या? मतलब इस तरह उन्होंने हमारी फिल्में भी बैन करी हैं। पाकिस्तानी कलाकारों पर सलमान के एक बयान के बाद पूरा विवाद शुरू हुआ था।
सलमान ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन किए जाने को गलत बताया था। सलमान ने कहा था कि पाकिस्तानी कलाकार टेररिस्ट नहीं, आर्टिस्ट हैं। सलमान ने ये भी कहा, उरी हमले का जवाब पाकिस्तान को मिल चुका है, अब रिश्ते सामान्य हो जाने चाहिए। उरी हमले के बाद एमएनएस के पाकिस्तानी कलाकारों को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम देने के बाद से पूरी बहस शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषियों को राहत दी है। दोषी विकास यादव की सजा कोर्ट ने 5 साल कम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट से मिली 30 साल की सजा 2 हिस्सों में दी गई थी। हाईकोर्ट ने हत्या के लिए 25 साल और सबूत मिटाने के लिए 5 साल की सजा सुनाई थी। ये दोनों सजा एक साथ चलेंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की सजा 30 साल से घटाकर 25 साल कर दी है। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने निराशा जताई। 5 साल मेरे ख्याल से तो 10 साल होने चाहिए थे। अगर कंकरेंटली दे रहे थे तो उसको 10 साल तो बढ़ा देते, क्योंकि मेरे बेटे के शरीर को डिस्ट्रॉय किया है इन्होंने, चप्पल जूता डिस्ट्रॉय नहीं किया है। यहाँ मुझे अभी नहीं समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ या लाइफ फॉर लाइफ क्यों नहीं दिया। ये एक वैसा केस नहीं था जिसमें कि आम जो उम्र कैद होती है उससे ज्यादा आप प्रिस्क्राइब करें। कोर्ट ने विकास यादव के साथ ही सुखदेव पहलवान की सजा भी 25 साल से घटाकर 20 साल कर दी है। साल 2002 में नीतीश कटारा को किडनैप कर हत्या की गई थी। विकास और विशाल यादव की बहन और नीतीश कटारा करीबी दोस्त थे। दोषियों की बहन और नीतीश कटारा की दोस्ती को ही हत्या की मुख्य वजह माना गया। दिल्ली हाईकोर्ट से सजा मिलने के बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 17 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की सजा बरकरार रखी। बिहार के गया में एसएचओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गया के एसएचओ कयामुद्दीन अंसारी पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई और फरार हो गए। वारदात के वक्त कयामुद्दीन रोज की तरह सुबह घूमने के लिए निकले थे। गोली लगते ही कयामुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह खबर मिली है कि थाना प्रभारी कोटी को गोली मार कुछ अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा डिटेल्स अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, डिटेल्स अवेटेड है, उसको हमको आपको जानकारी देंगे। पुलिस वाले की हत्या से फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। 16 सितंबर को पटना में ईएसआईसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 14 अगस्त को मोतिहारी में क्लिनिक में डॉक्टर का शव मिला। जबड़े में गोली लगने से मौत हुई। 8 मई को गया में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा को जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने गोली मारी।